नमस्कार, मैं हूं अहमद रसूल और आप देख रहे हैं इनविजन का खास कार्यक्रम कौन बनेगा सांसद। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मिर्जापुर के विकास की। मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी बाबा कंती शरीफ का शहर, काफी पुराना शहर, लेकिन विकास की दौड़ में सबसे पीछे। जनप्रतिनिधि बहुत आए लेकिन मिर्जापुर को कुछ भी नहीं मिला। इस वक्त मिर्जापुर के मुद्दों पर, जो यहाँ की जमीनी हकीकत है, उस पर बात करने के लिए यहाँ की अलग अलग राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस बात करेंगे इनसे मिर्जापुर की तमाम समस्याओं पर, जन समस्याओं पर, यहाँ रोजगार को लेकर, मिर्जापुर की बिजली पानी मूलभूत समस्याओं को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और लोकसभा चुनाव के प्रभारी, फायर ब्रांड नेता के नाम से जाने जाते हैं आशीष यादव जी। दूसरे हैं कांग्रेस के, जिन्हें आप मिर्जापुर की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हमेशा जनता के साथ देखते होंगे, अमिताभ पांडे जी कांग्रेस से। रायचंद दुबे जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, जिला मंत्री हैं, हम जिला महामंत्री हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आशीष यादव जी से कि मिर्जापुर लोकसभा चुनाव को लेकर काफी सियासी पारा चढ़ गया है। तमाम राजनीतिक दल, उनके प्रत्याशी जनता के बीच जाकर वोटों की मांग कर रहे हैं। मिर्जापुर की जनता किन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी को चुने? देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, 2012 के विधानसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी ने जो घोषणा पत्र तैयार किया था, वो घोषणा पत्र चुनाव के बाद सरकार जब प्रचंड बहुमत में आई तो दो साल के अंदर जो 5 साल में काम करने थे वो 2 साल के अंदर पूरा करने का प्रयास किया और ज़्यादा से ज़्यादा काम पूरा किया। जहाँ तक विकास का सवाल है, मिर्जापुर में 2007 में यहीं पर भटौली पुल का शिलान्यास माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे और उसी समय चुनार में पुल का निर्माण हुआ जिससे मिर्जापुर और बनारस को सीधा जोड़ा जा सके। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जब 2007 में सरकार गई और सरकार जब बसपा की सरकार आई तो उस पुल को रोक दिया गया और 5 साल तक लगातार वो पुल का निर्माण काम बंद रहा। यदि वो पुल का निर्माण काम हुआ होता तो निश्चित रूप से आज मिर्जापुर बनारस जुड़ गया होता और बहुत बड़ा विकास का काम मिर्जापुर और बनारस से बीच में हो जाता। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद आप पूर्ण बहुमत से आए उत्तर प्रदेश में, 2 साल हो गया आपको सत्ता में काबिज, लेकिन अभी भी उस पर कोई काम नहीं हुआ, सब सपना ही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप जाके देख लीजिए, पुल का काम तेजी से चल रहा है और 2017 के विधानसभा के चुनाव आते आते वो दोनों पुल आपके तैयार हो जाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में बन रहा था, उसकी शिलान्यास हो गई थी, नींव पड़ गई थी, लेकिन बीएसपी की सरकार ने उस इंजीनियरिंग कॉलेज को यहां से उठाकर कहीं दूसरे जनपद में ले जाके स्थापित कर दिया। हम लोग लगातार लगे हैं, चुनाव की आचार संहिता न लगी होती तो इंजीनियरिंग कॉलेज का पुनः यहां शिलान्यास होता और इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनता। चुनाव आचार संहिता के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की कहीं याद नहीं थी सपा को, 2 साल हो गया। हम बात करेंगे अमिताभ पांडे से, किस पर क्या? देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है। मैं समझता हूं कि 89 तक जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी और उसके बाद जो है श्री मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जनता दल से जो है लगातार जो है वो चीफ मिनिस्टर होते रहे। लगातार माननीय मुलायम सिंह जी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। अब उनके पुत्र श्री अखिलेश यादव जी हैं। सवाल ये है विकास का, विकास किस क्षेत्र में समाजवादी सरकार ने किया है? अपराध में या जो है औद्योगिक क्रांति में? उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला जो है मिर्जापुर है और मैं कहता हूं पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा जिला मिर्जापुर है। मिर्जापुर के विकास के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने कौन सी ठोस योजना यहां लाई जो जिससे कि हमारे बेरोजगार नौजवानों को, शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को एक रोजगार का साधन मिर्जापुर में ही उपलब्ध हो। आज अगर मिर्जापुर में इंडस्ट्रीज लगा दी जाए तो जो यहाँ का नौजवान बॉम्बे जाता है, कलकत्ता जा रहा है, बेंगलोर जा रहा है, हैदराबाद जा रहा है, वो नहीं जाएगा। केंद्र में आपकी सरकार थी, आपने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया? देखिए, जहां तक केंद्र की सरकार का विषय है, केंद्र में तो हम 10 वर्षों से हैं, ऐसे पहले भी हमारी सरकारें रही है और हम जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार थी है और अगली बार भी जो है 2014 के पार्लियामेंट चुनाव में कांग्रेस की नेतृत्व में ही दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। जो लोग सपना, भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर गिरे जनता नापसंद कर रही है, कैसे कह सकते? देखिए, जनता नहीं नापसंद कर रही है, ये फाशिस्टवादी विचारधारा के लोग जो है प्रचार कर रहे हैं। मोदी की सरकार बन रही है। मैं सवाल करना चाहता हूं, ये वही लोग हैं
ये भाजपा के लोग जो है, जो रातों रात जो है गणेश जी को दूध पिला देते हैं, आज मोदी जी को जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा रहे हैं। तो ये भाजपा खेमे में वो प्रधानमंत्री हैं, पीएम इन वेटिंग अडवाणी जी, पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी रह जाएंगे। इनके खाते में तो है ही नहीं है प्रधानमंत्री। सांप्रदायिकता का सीधा आरोप नहीं, जहां तक सांप्रदायिकता का प्रश्न है, मैं नहीं आरोप लगा रहा हूं। देखिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक के रूप में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और ये देश सभी धर्म, सभी मजहब के लोगों का है। भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग जब पूरे हिंदुस्तान में एक तरफ मुस्लिम भाइयों को रखते हैं, उनको टारगेट बना करके जो है खुलेआम बोलते हैं, और दूसरी तरफ हिंदू को ये मैसेज देते हैं कि हिंदू का हिंदुत्व जो है खतरे में है, हिंदू का स्वाभिमान खतरे में है। इसका क्या मतलब? जो जमहूरियत है, जो यहाँ ये देश जो है सभी का है। तो हम अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका हिंदुत्व के नाम पर सीधे मोदी को निशाना बना रहे हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। आपने जो ये कार्यक्रम रखा है, आपके इस कार्यक्रम में कौन बनेगा सांसद, और आपने मिर्जापुर के विकास की चर्चा से इस कार्यक्रम का शुरुआत किया है। मैं पहले इस मुद्दे की बात करें, समय चूंकि बहुत कम है, बहुत लेट हो चूंकि आप हमको सीधे सांप्रदायिकता के विषय पर बोलने के लिए कह रहे हैं। मैं मोदी की लहर की बात हो रही है, मोदी की लहर है, मोदी को हवा बना दिया गया। हाँ, मोदी की लहर की जहां तक बात है, आज जैसे विकास की बात आई, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी जी का संकल्प ही इरादा है विकास और सुशासन। हम गुड गवर्नेंस पर जनता से वोट मांग रहे हैं, मैंडेट मांग रहे हैं। इसके बाद उस मैंडेट के माध्यम से, जैसे अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि महंगाई और भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे तमाम ऐसे कई दलों से या हमारे मिर्जापुर की जनता भी यहाँ इस कार्यक्रम में बैठी है। क्या ये केवल भारतीय जनता पार्टी महंगाई महसूस कर रही है? क्या इस मिर्जापुर जनपद का, उत्तर प्रदेश का या राष्ट्रीय स्तर पर आप देख लीजिए, क्या जनता महंगाई से पीड़ित नहीं है? इस सवाल को छुपाने का काम हमारे मित्र कर रहे हैं। मिर्जापुर की जनता से पूछते हैं कि लोकतांत्रिक मुद्दों पर लोग वोट देना चाहते हैं कि सांप्रदायिकता के मुद्दों पर? पूछते हैं। मैं एक प्रश्न अपने भाजपा के मित्र ने भी कहा कि गुड गवर्नेंस, मैं इनको बताना चाहता हूं, ये बताएं कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे और लगातार वो 5 साल तक प्रधानमंत्री रहे और इंडिया शाइनिंग के नारे के साथ वो हिंदुस्तान में फिर से चुनाव उन्होंने कराया और जनता ने उनको पटकनी दे दी। तो ये किस प्रकार के गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, किस तरीके के विकास की बात कर रहे हैं? मैं इनसे एक बात और प्रश्न पूछना चाहता हूं कि भाजपा में तो दोहरा चरित्र है। इन्हीं के नेता गोविंदाचार्य ने कहा था कि भाजपा में मुकुट दूसरा होता है, मुखौटा दूसरा होता है। उन्होंने अटल अडवाणी के विषय में कहा था। तो मैं भाजपा के मित्र से पूछना चाहता हूं कि इनका मुकुट कौन है, नरेंद्र भाई है कि राजनाथ सिंह जी हैं, और इनका मुखौटा कौन है, ये क्लियर करेंगे पहले। और इस तरीके से ये जो भरमा रहे हैं कि ये बताएं कि ये सरकार में थे तो राम मंदिर नहीं बनाया इन्होंने, अब ये कब राम मंदिर और हिंदुओं की भावनाओं को जो ये ठेस पहुंचाने का कार्य हिंदुस्तान की जनता से कर रहे हैं, ये कब उस वादे को पूरा करेंगे? इनसे ये पूछिए। राम मंदिर के मुद्दे पर आपको टारगेट कर रहे हैं कि राम को पीछे छोड़ दिया, मोदी को आगे कर दिया गया है भाजपा। फिर वही बात, जहां से उनका प्रश्न शुरू हुआ है, मैं उस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी। मैं अपने मित्र साथी से बताना चाहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की आजादी के बाद पहली सरकार थी जिन्होंने संकल्प लिया कि कोई भी गरीब इस देश में भूखा नहीं रहेगा, भूखा नहीं मरेगा। हमने समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाला व्यक्ति, अंत्योदय की कल्पना भारतीय जनता पार्टी की थी। एपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड, अंत्योदय कार्ड, अन्नपूर्णा कार्ड के माध्यम से हमने भोजन देने का काम किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की वह सरकार थी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि परमाणु परीक्षण 1974 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किया था, उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव आया, बंद हुआ।
हमारी 24 दलों से मिलकर सरकार थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश के स्वाभिमान को, भारत माता के स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया और उन्होंने परीक्षण किया, परमाणु परीक्षण किया, पोखरण में 5 परीक्षण किया, हमारे ऊपर प्रतिबंध भी लगा, लेकिन हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी की अच्छी सरकार, मजबूत सरकार, एक दृढ़ इरादा वाली सरकार ने इस देश में महंगाई नहीं बढ़ने दिया। महंगाई के मुद्दे पर तो अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार की, महंगाई के मुद्दे पर तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की, महंगाई के मुद्दे पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार कहां गिरी। जहां तक शाइनिंग इंडिया की बात आपने कहा है, शाइनिंग इंडिया की बात, हमको भरोसा था लोकतंत्र में हार जीत एक समीकरण के आधार पर होते रहते हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के जो कार्य हैं, जो जनता देख रही है, यह देश देख रही है, चाहे नदियों को जोड़ने का काम हो, चाहे 4 लेन का हाईवे बनाने का काम हो, और हिंदुस्तान के हर गांव को, 1 मिनट भाई साहब, हिंदुस्तान के हर गांव को, गांव उठेगा तो शहर उठेगा, शहर उठेगा तो व्यापारियों में रौनक आएगी। हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरुआत अगर किसी ने किया आजादी के बाद तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिनकी सोच थी कि गांव उठे, किसान उठे, सड़क हो गांव में, व्यापारी आए गांव में, यह इरादा लेकर थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार पर अगर उनको असहमति है तो अटल बिहारी वाजपेयी, मिर्जापुर की अगर बात करें, मिर्जापुर के विकास की बात करें तो 3 बार आपके विधायक रहे, 2 बार यहाँ से सांसद रहे, कहाँ सड़कें गई मिर्जापुर की? मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ हमारे जिले के ही लोग हैं, जब 3 मंत्रियों की बात, 3 विधायकों की बात आप कर रहे हैं, ये सवाल होते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जब भारतीय जनता पार्टी के नगर के विधायक डॉक्टर सरजीत सिंह डंग हुआ करते थे तो मैं उनका प्रतिनिधि भी रहा था, यह भी मुझे अवसर प्राप्त था, इसलिए अपने विधायक के बारे में, विकास की कुछ बातों को मैं जानता हूं जो यहाँ सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप इसी विकास खंड के, नगर विधानसभा के कौन विकास खंड में आप चले जाइए, मैं नाम लेके कह रहा हूं, आप चील गोपीगंज मार्ग से आप धरोहरा की रोड, मनुआ की रोड, मैं उन गाँव का नाम ले रहा हूं, उसमें भी गंगा पार के भी 1-2 लोग बैठे हैं और आपके चैनल के माध्यम से बात भी जाएगी। चील ब्लॉक से चंडेल डड़िया गांव यहाँ तक कि भोगांव और मुजहरा मार्ग को आज 50 वर्ष से नहीं जोड़ा गया था। डॉक्टर सरजीत सिंह डंग ने, जब वो भाजपा के विधायक थे, मैं इस बात कर रहा हूं, उन्होंने पुल बनवाया, दोनों गांव को उस पुल के माध्यम से जोड़ा। महुआरी कला में बिरोही और मोहारी कला के गांव को डॉक्टर सरजीत सिंह डंग ने उसको जोड़ा। जहां तक विकास की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को जितना समय मिला उतने समय में आप अगर मूल्यांकन कर ले, आंकड़ा लगा ले, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, मूल्यांकन और आंकड़े की बात कर रहे हैं, आशीष यादव जी से पूछते हैं कि कहां तक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, झूठ बोलना, गलत आंकड़ा प्रस्तुत करना, हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाना, सांप्रदायिक माहौल पैदा करके चुनाव के समय में चुनाव लड़ना, ये इनका काम है। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, न इनके पास कोई घोषणा पत्र है। ये चुनाव के पहले इनके पास कोई घोषणा पत्र नहीं रहता। समाजवादी पार्टी जो घोषणा करती है उसको पूरा करके दिखाती है। ये लोग बिना घोषणा के चुनाव में आते हैं। चाहे जहां चुनाव जब समय आएगा तो इनको राम का ख्याल आएगा, राम मंदिर का ख्याल आएगा, गंगा की सफाई ख्याल आएगी, काशी, विश्वनाथ, मथुरा सब इनको याद आएगा। लेकिन जब चुनाव में मौका इनको सरकार दिया, जनता ने दिया, हिंदुस्तान में भी इनकी सरकार बनी, कई प्रदेशों में इनकी सरकार बनी, और तब इनको न मंदिर याद आया, न मस्जिद याद आई, कहीं कोई कुछ याद नहीं आया। और इनकी 5 साल की सरकार उत्तर प्रदेश में भी रही और हिंदुस्तान में भी मजबूत सरकार इनको मिली थी। लेकिन ये मंदिर मुद्दे से दूर हो गए, और जब ये बाहर हो गए और फिर चुनाव 2014 का कहा गया है, तो इस चुनाव में ये दंगा फसाद करा के, झूठ बोल के, षड्यंत्र रच के हिंदुस्तान में एक माहौल खराब करके, जहां क्या हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान में अलग अलग हैं क्या? अगर देश की आजादी में सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद का नाम है तो वहीं पर वीर अब्दुल हमीद और अशफाक उल्लाह खां का भी नाम है। क्या उन्होंने आजादी की लड़ाई में, कारगिल में जो शहीद हुआ है, अगर हिंदू शहीद हुआ है तो दूसरी तरफ मुसलमान भी शहीद हुआ है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कहना चाहते हैं, बड़ी गंभीरता पूर्वक देश को आप मत बांटिए। ये समाजवादी देश है, यहाँ सेकुलरिज्म है, देश हिंदुस्तान का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ अमन चैन रहने दीजिए और देश को बांटने का काम मत करिए। चुनाव में आप मुद्दों पर लड़िए, विकास के मुद्दों पर लड़ने के पास कोई विकास का काम नहीं है। समाजवादी पार्टी का जहां तक सवाल है, आप 1 मिनट का हमको समय देंगे।
घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था आज 108 नंबर की गाड़ी एम्बुलेंस चलती है। कोई अभी मैं आज पनडी की तरफ जा रहा था, एक एक्सीडेंट हुआ, आधे घंटे के अंदर 108 नंबर एम्बुलेंस की गाड़ी मेरे मोबाइल टेलीफोन करने पर आ गई। एक्सीडेंट होते थे, कोई लोगों को उठाता नहीं था। आज 108 नंबर की गाड़ी अस्पताल ले आती है। क्या उसमें हिंदू आता है, क्या उसमें मुसलमान आता है? सभी जातियों को लोग आते हैं। वैसे आप देखिए 102 नंबर की गाड़ी महिलाओं को डिलीवरी होने के लिए एक बार नहीं 10-10 बार जरूरत पड़ती है, 102 नंबर की गाड़ी लेके जाती है, उनको पहुंचाती है। आप कन्या विद्याधन हम बांट रहे हैं, लैपटॉप इसमें से कितने लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों के भी बेटों को मिला है। कन्या विद्याधन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के लोगों के भी बेटों को मिला है। क्या वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं? क्या उस भटौली घाट के पुल, चुनार घाट के पुल में समाजवादी पार्टी के लोग चलेंगे? सारे समाजवादी पार्टी ऐसी योजना बनाती है जो सारे लोगों के सभी जाति धर्म संप्रदाय से उठकर गरीब अमीर अंगड़ा पिछड़ा सब लोग उस पर काम कर चलते हैं, उसका लाभ लेते हैं। योजनाओं की बात करें, आशीष यादव जी लैपटॉप वितरित कर दिया, लैपटॉप चलाने के लिए विद्युत की कोई व्यवस्था नहीं। देखिए जहां तक विद्युत का सवाल है, पिछली बीएसपी की सरकार 5 साल रही, हम कोई पावर प्लांट अपना नहीं डेवलप कर पाए उस समय, उस सरकार जो थी। और जो भी पिछली 2007 के पहले में पावर प्लांट लग रहे थे उसको रोक दिया गया। 2012 में सरकार बनी है, तमाम जगहों पर पावर प्लांट लगे हैं। यहाँ तक मिर्जापुर के मढ़ियान इलाके में भी एक पावर प्लांट लगाया जा रहा है। जहां तक 2 साल के अंदर पावर प्लांट जब तैयार होंगे तो मिर्जापुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली 24 घंटे दी जाएगी। और अभी भी तो 16 घंटे 18 घंटे बिजली दे रहे हैं। आजकल कुछ बिजली कट रही है, उसका एक मामला है। 1 सप्ताह से किसानों की कटाई चल रही है। आप गांव में चले जाइए, शहर के लोग श्राद्ध में सो रहे हैं, पूरे गांव में किसान बिजली जलाकर गेहूं की कटाई कर रहा है। इसलिए शहर से कुछ बिजली काटकर गांव में दी जा रही है। इस समय थोड़ी बहुत दिक्कत है। योजनाओं की बात करें, पीछे की पंक्ति में युवा हैं, वो जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 साल में क्या किया। युवाओं से जानते हैं, युवाओं से पूछते हैं। जी, मैं बिन्नानी कॉलेज का स्टूडेंट हूं। मैं एक युवा होने के नाते इन नेताओं से ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने आज तक मिर्जापुर में युवाओं ने कुछ भी नहीं किया है। जैसे हम लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट अगर अपनी पढ़ाई पूरी करके अगर हमको मिर्जापुर में रोजगार चाहिए तो मैं मिर्जापुर में क्या, किस मुद्दे, क्या कोई इंडस्ट्रीज नहीं है यहाँ पे, कुछ कोई रोजगार नहीं है, हम लोग को अपनी नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ेगा। और मैं इन नेताओं को किस मुद्दे पे वोट दूं? इन्होंने आज तक युवाओं के लिए क्या किया है? बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं आप, यहाँ युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं, रोजगार चाहिए, सीधा सवाल है आप। देखिए रोजगार के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। हम बेरोजगारी भत्ता यदि दे रहे हैं तो युवाओं को इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हम उनको थोड़ी बहुत खर्च वर्च दे रहे हैं। हम इसलिए दे रहे हैं कि तमाम नौजवान ऐसे थे जिनके घर के लोग उनको फॉर्म भरने और पोस्टर ऑर्डर लगाने के लिए पैसे नहीं दे पाते थे। वो 1000 बेरोजगारी भत्ता महीने में जो मिलता है वो इंटरमीडिएट पास, बीए क्लास पास बच्चे अपने कम से कम नौकरी के लिए जो फॉर्म आते हैं उसमें पोस्टर ऑर्डर लगते हैं, मनी ऑर्डर लगते, जो भी कुछ जरूरत पड़ती है, फॉर्म की जरूरत पड़ती है, रजिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। इसलिए मुलायम सिंह यादव जी ने और अखिलेश यादव की सरकार ने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया है, उन लोगों को कि इससे वो नौकरी के लिए प्रयास करें। युवाओं के लिए तो समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा काम किया। अभी लैपटॉप दे रहे हैं, ये युवा क्या, ये हुआ 21वीं सदी में एकदम हम अमेरिकी क्रांति में हम भी भाग लें। हमारे युवा जो अभी हम लोग कंप्यूटर के क्षेत्र में पीछे रह गए, अब आने वाली ये पीढ़ी जो कर रही है नौजवानों को किस मुद्दे पर हम वोट दें? तो नौजवान लैपटॉप ले रहे हैं, लैपटॉप से पूरे दुनिया को बैठे बैठे इसे देखेंगे कि हमको कहाँ निकलना है, कहाँ आगे जाना है। तो ये तो नौजवानों के लिए काम कर रही है ये सरकार, पूरी की पूरी नौजवानों का उत्साहवर्धन कर रही है। बेस नहीं बना पा रहे, बिजली की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, योजनाओं की बात कर रहे हैं। फिर जानते हैं और लोगों से सवाल। ये 3 के तीनों लोगों के पास एक भी प्रत्याशी नहीं आए हैं। कितने गंभीर है सांसद के प्रत्याशी, ये आप लोग समझ गए होंगे। नहीं, प्रतिनिधियों को बुलाया गया, प्रत्याशी नहीं, व्यक्तिगत सवाल है ये, इस पर फिर बात करते हैं। और 3 के तीनों के पास बाहरी प्रत्याशी हैं, मिर्जापुर का कोई नहीं है। बाहरी प्रत्याशी है मिर्जापुर का कोई नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। जनता का ये सीधा सवाल है कि बाहरी प्रत्याशी है, मिर्जापुर का विकास जो नहीं हुआ इसके लिए ये प्रत्याशियों को जिम्मेदार ठहराते हैं कि मिर्जापुर की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति से यहाँ के प्रत्याशियों को नहीं जानकारी थी, इस कारण मिर्जापुर विकास के मामले में पीछे छूट गया। ये जनता का सवाल है। जानते हैं और युवाओं से सवाल क्या करना चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधियों। मैं कांग्रेस से और सपा से दोनों से एक बेसिक सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे पहले कांग्रेस से पूछूंगा। भारत सरकार की एक संस्था है, इसको कहते हैं एमएसएमई, मध्यम सूक्ष्म उद्योग को संभालती है। इसका कार्यालय लोकल जो है नैनी में है। पिछले 10 सालों में पॉटरी क्लस्टर या फिर मेटल क्लस्टर के ऊपर काम क्यों नहीं किया गया, इसका जवाब कांग्रेस दे। सपा से पूछना चाहते हैं कि जो सैफई में आपने ये टाइगर पार्क बनाया है,
लॉयन सफारी बनाई है, टाइगर सफारी बनाई है, क्या कैमूर का जंगल उससे छोटा है या यहाँ पर विकास नहीं हो सकता था? यहाँ पर विकास नहीं हो सकता। तो कांग्रेस से और सपा से सवाल है इनका, अमिताभ पांडे जी से जानना चाहते। जी देखिए, इनका जो प्रश्न है इसका स्पष्ट रूप से जवाब है। यूपीए सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में और यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लघु उद्योग पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। समूह बना करके गांव से लेकर शहरी क्षेत्र के नागरिकों के लिए, महिलाओं के लिए, खासतौर से महिलाओं के लिए समूह बनाइए और उसमें जो है 25% 25 का 35% जो है सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही है। और आपका मोमबत्ती उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, मसाला उद्योग, तेल उद्योग और छोटी छोटी चीज कपूर उद्योग, इस टाइप के उद्योगों के लिए केंद्र सरकार के लघु उद्योग मंत्रालय ने सब्सिडी दे करके व्यापक स्तर पे जो है नौजवानों को, महिलाओं को जो है ग्राम स्तर पे जो है विकास किया, एक अवसर प्रदान किया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी आशीष जी भी बोल रहे थे, दुबे जी भी बोल रहे थे, कांग्रेस की सरकार, ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया इस देश को। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस ने क्या नहीं दिया। अब इस पर जो है 2 मिनट में आपका समय चाहता हूं। जब देश गुलाम था तो कांग्रेस के नेतृत्व में, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के देश को आजाद कराए। पहला तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ? दूसरा कि जिस समय 65 और 64 में जब इस देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी होते थे तो 2 वक्त की रोटी पाने के लिए आम जनता जो है तरसती थी। ये जो है शास्त्री जी ने कहा कि एक हफ्ते में एक दिन हमें उपवास रखना है। वो भी दिन हमने नहीं देखा है, हमारे नौजवानों ने नहीं देखा। ये नौजवान जो आज एमटेक, बीटेक और इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, आईएएस की पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय जो है मोहल्ला तो छोड़िए, पूरा का पूरा शहर 5-10 लोग, 20 लोग पढ़ते थे। बीए, इंटर कर ले, इंटर हाई स्कूल कर ले, बहुत बड़ी बात होती थी। आज जो है रोटी के लिए परेशान कोई नहीं है, आज परेशान है डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए और आईएएस बनने के लोग परेशान हो रहे हैं। कांग्रेस ने देश को ये दिया। आज हिंदुस्तान में कुछ लोग इंडिया शाइनिंग की बात, आप कह रहे हैं कि केंद्र से योजनाएं चलती हैं, लेकिन मिर्जापुर जिले में आते आते केंद्र की योजनाएं औंधे में गिर पड़ती हैं। आशीष यादव जानते हैं, युवाओं ने क्वेश्चन किया। ये भाई साहब ने अभी पूछा कि क्या वो जंगल कैमूर और जगहों को नहीं हो सकता था। देखिए, वो समाजवादी पार्टी के किसी नेता या समाजवादी पार्टी का वो जो प्लान है वो समाजवादी पार्टी का नहीं है। वहां जमीन उपलब्ध थी और उसको बनाया जा सकता था। वो तो एक प्रदेश का एक कार्यक्रम है, कोई वो निजी संस्था तो किसी की नहीं है कि किसी के घर में बन रहा है। उसको सजाया जा रहा है, उसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे जानवर, शेर, उसमें तमाम किस्म के लोग रखे जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने भी इस पर बयान जारी किया कि गुजरात के शेरों को लखनऊ में ट्रेनिंग देकर उन्हें इटावा और सैफई के जंगलों में। हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, हम उन नेताजी ने जो बयान दिया वो सही है और निश्चित रूप से मोदी बहुत ललकार है, हमारा 56 इंच का सीना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये नहीं जानते हैं कि मोदी जी से हम कहना चाहते हैं कि आप सीना 56 इंच रख लो, लेकिन पहलवान अखाड़े में नहीं गए होंगे। मुलायम सिंह यादव जब पैदा हुए हैं तो अखाड़े में पैदा हुए हैं, उनका सीना सदैव से 56 इंच रहा है। मुलायम सिंह यादव अखाड़े में पैदा हुए, सीना सदैव 56 इंच का रहा। नहीं, मैं अपने सपा के मित्र से कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी ने 56 इंच का जो सीने की बात कहा है, उनका संदर्भ क्या था। आज गुजरात में जो गुजरात मॉडल की चर्चा इस देश में ही नहीं तमाम विकसित देशों में आज लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के गुड गवर्नेंस और विकास की जो बात कर रहे हैं उसके संदर्भ में वो बात थी। और इनका तो सीधे सीधे मैं कहना चाहूँगा कि मुलायम सिंह जी जो इनके राष्ट्रीय नेता हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के कई विकास के कामों को जो है झूठ साबित करने के लिए वो चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हम ये पूछना चाहेंगे कि उन्होंने एक बात कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठी बात करते हैं, अफवाह उड़ाते हैं, इस आधार पर इनकी राजनीति होती है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि सबसे माहिर तो ये है, इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मूर्ख बनाने का काम इन्होंने किया कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे बेरोजगारों को। उसकी सीमा इन्होंने निर्धारित कर दिया, उनको धोखा दे दिया। लैपटॉप में सरकारी खजाने का इतना जो है खर्चा किया गया, लेकिन जैसा कि अभी एक सवाल आया था कि बिजली ही नहीं है, जब बिजली नहीं है तो लैपटॉप कहाँ चलेगा।
मैं भी भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री हूं, लेकिन एक किसान का बेटा हूं। हम भी अपने सरकारी साधन समिति से मैं भी 50,000 का ऋण लेता हूं, गरीब किसान हूं। उन्होंने, मुझे लगा कि मुलायम सिंह जी ने किसानों पर ध्यान दिया, 50,000 कर्जा माफ करने की बात कही, लेकिन मैं कहता हूं इसमें और 2-4 किसान बैठे हैं, मैं देख रहा हूं, जरा पूछ लीजिए, मैं स्वयं गवाह हूं। आप पता ले लीजिए मैं किस फर्म से मैंने ऋण लिया है, मेरा भी नहीं माफ हुआ। आखिरकार आप इस देश के नौजवानों को, इस प्रदेश के किसानों को आप मुफ्तखोरी की ओर ले जा रहे हैं, उनको लालच दे रहे हैं, और मुफ्तखोरी के साथ साथ आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। झूठा तो आप बोल रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। मिर्जापुर की आवाम से जानना चाहेंगे कि वो अपने जनप्रतिनिधि से, वो किसी भी दल का हो, पार्टी का हो, अपने जनप्रतिनिधि से क्या अपेक्षा रखती, क्या चाहती है? एक दे दीजिए। ऐसा है, ये जो तीनों प्रतिनिधि हैं तीनों पार्टी के, तो इनसे ये पूछना चाहते हैं कि ये विकास 56 इंच और अखाड़ा ही दिखाएंगे या जिला की समस्याओं का भी समाधान करेंगे? बिजली की कंडीशन इतनी खराब है कि उससे पूरा जिला प्रभावित है। बिजली की वजह से पानी भी नहीं मिल पाता है, सड़क की ये दुर्दशा है। तो बुनियादी जो चीजें हैं, इससे ये लोग क्यों भाग रहे हैं? मूलभूत समस्याओं की कमी है मिर्जापुर में, मूलभूत समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया, सड़क, बिजली, पानी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दिलीप जी से जानते हैं क्या सवाल। सबसे पहली समस्या तो यह है कि 3 पार्टी के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि अभी कहे कि अंत्योदय और एपीएल और बीपीएल की बात करते हैं, क्या इसके पहले क्या जनता भूखों मर रही थी? क्या कोई भीख देता है जनता को? जनता को भीख नहीं देता, उसका हक देता है, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ कांग्रेस और सपा के लोग भी हैं मौजूद। मैं उनसे पूछना चाहता, कांग्रेस की गवर्नमेंट केंद्र में है और सपा की गवर्नमेंट प्रदेश में है। यहाँ मिर्जापुर में जहाँ चुनाव हो रहा है, वहाँ का एपीएल गेहूं खाद्यान्न रोक दिया गया है जिला पुलिस अधिकारी के माध्यम से। कौन कौन ऐसा व्यक्ति था जो जनता की आवाज को उठाने का काम किया? जनता की आवाज को यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने नहीं उठाया, ये सवाल है लोगों का। आशीष यादव जी से सीधा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, खाद्यान्न यहाँ लोगों को नहीं मिल रहा है। नहीं, जहां तक दिलीप हमारे बड़े अभिन्न मित्र हैं और ये भी किसानों की बात करते रहते हैं, लेकिन हम इनसे कहना चाहेंगे कि वर्ष में मार्च, अप्रैल या अप्रैल मई का महीना ऐसा आता है, 2 महीने आपके एपीएल और बीपीएल कार्ड पर देने जाने वाले खाद्यान्न को रोका जाता है। वो सरकारी प्राविधान में है, इसलिए कि उस समय नई गेहूं की खरीद होती है, पुराने का स्टॉक मेंटेन होता है। तो 1-1.5 महीना तक इसको रोका जाता है। कोई जानबूझकर जिला पूर्ति अधिकारी या एसडीएम ने नहीं रोका है, ये एक सरकारी प्राविधान है, इसलिए उसको 1-1.5 महीने के लिए रोका गया है। और ज्यों गेहूं की खरीद हो जाएगी और स्टॉक उनका मेंटेन हो जाएगा, उसके बाद एपीएल बीपीएल कार्ड पर गेहूं देना शुरू हो जाएगा। ये साथी को मालूम नहीं है। साधारण चिट्ठी की बात कर रहे हैं और अन्य मुद्दे हैं, इस पर सब बात करेंगे। बिजली, पानी, सड़क की समस्याओं को जानेंगे, सबकी समस्याओं को जानेंगे। एक सवाल लोग अपने जनप्रतिनिधि, अपने जो है राजनीतिक दलों के नुमाइंदों से पूछेंगे। एक प्रश्न सुनील पांडे। मैं भाजपा के साथी से और सपा के साथी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुझे भाजपा के साथी बताएं, मैं मिर्जापुर की जनता की तरह, आम जनता की तरफ पूछ रहा हूं। भाजपा के 3 मंत्री कैबिनेट मंत्री थे, ऐसा आप कभी सौभाग्य नहीं होगा। सपा के विधायक रहे लेकिन राज्य स्तर के मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री, और तीनों कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह जी माध्यमिक शिक्षा मंत्री रहे, ओम प्रकाश सिंह जी जो है उच्च शिक्षा और सिंचाई मंत्री रहे, और सरजीत सिंह डंग लोक निर्माण मंत्री रहे। मुझे बताए भाजपा के साथी कि ये तीनों मंत्री अगर अपने मंत्रालय का कार्य मिर्जापुर की धरती पे कर दिए होते तो आज ये धरती विकसित धरती होती। इस बात का जवाब दे कि जनता ने इनको इतना सम्मान दिया तो इन्होंने वो काम क्यों नहीं किया? जनता ने इतना सम्मान दिया, 3 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद यहाँ से वीरेंद्र सिंह मस्त रहे, लेकिन मिर्जापुर, जबकि आपकी सरकार थी, एनडीए की सरकार थी उस समय, लेकिन कोई विकास का काम नहीं हुआ मिर्जापुर में। ये सवाल है, बड़ा सीधा टेढ़ा सवाल है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनडीए की तब सरकार नहीं थी जिस सरकार की बात हमारे साथी सामाजिक कार्यकर्ता हैं सुनील जी बोल रहे हैं। हमारी जो गवर्नमेंट बनी थी 1991 में, और 3 मंत्री मिर्जापुर से बनाए गए थे, ये बात भी सत्य है।
मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इस चैनल के माध्यम से और लोगों को बताना चाहता हूं, आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार को कुल 15 महीने का, ये 3 जो मंत्री थे ये केवल 15 महीने के मंत्री थे, शायद ये हमारे मित्र को मालूम हो। 15 महीने का समय बहुत होता है विकास के लिए, कुछ पहल के लिए। जो 15 महीने के अंदर जो उन्होंने किया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने, जहां तक विद्यालयों की बात है, कोन विकास खंड में और इस मिर्जापुर नगर में ऐसे भी विद्यालय हैं जिनको उन्होंने फंडिंग दे करके उनको संचालित करने और मजबूत करने का काम राजनाथ जी ने किया। जहां तक सरजीत सिंह डंग जी की बात है, मैंने आपसे पहले ही प्रश्न में बता दिया। राजनाथ सिंह की बात करते हैं आप। 1977 में यहाँ से विधायक चुने गए, राजनीतिक सफर मिर्जापुर से शुरू किया, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। जब मिर्जापुर को कुछ देना हुआ तो हैदरगढ़ चले गए, हैदरगढ़ से चुनाव लड़ा। वहां मिर्जापुर को उन्होंने क्या दिया? मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहूंगा कि 1977 में राजनाथ जी जब मिर्जापुर नगर से विधायक हुए, आपको याद होना चाहिए कि उनका कार्यकाल बहुत ज्यादा नहीं था। इसके बाद मैं बड़े खुले मन से कहना चाहता हूं, यहाँ जनता जनार्दन बैठी है, कि माननीय राजनाथ जी को 77 के विधायक के बाद मिर्जापुर की जनता ने क्या अवसर दिया उनको कुछ करने के लिए, ये मैं आगे कहना नहीं चाहता हूं। विकास की जहां बात थी, विकास की बात जब थी तो वो हैदरगढ़ चले गए, तो मिर्जापुर की जनता उन्हें फिर दोबारा मौका क्यों देती? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, कुछ नहीं किया मिर्जापुर के लिए। राजनाथ सिंह जी मिर्जापुर को अपनी कर्म भूमि कहते हैं, लेकिन कर्म भूमि के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो मिर्जापुर की जनता उन्हें दोबारा क्यों मौका देती? मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, आप आगे के क्वेश्चन कर दे रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि 77 के बाद जब वो असेंबली के मेंबर नहीं रहे, काफी कम दिन रहे, ये इतिहास आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद 77 के बाद कई चुनाव भी मिर्जापुर में हुए, लेकिन राजनाथ जी को इस सम्मानित मिर्जापुर की जनता ने उनको ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो हैदरगढ़ चले गए, तो मिर्जापुर आए कहां वो? उसके पहले मैं फिर कह रहा हूं, हैदरगढ़ के जाने के पहले मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा कि वो इस असेंबली के विधान परिषद के सदस्य भी हुए। उसमें उनकी क्षमता, उनकी योग्यता के आधार पर हुए। मैं बड़े चुनौती के साथ कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से अपने सम्मानित मिर्जापुर के नागरिकों को, भाई बहनों को बताना चाहूंगा कि जितने एमएलसी की धनराशि रही है मिर्जापुर के में उन्होंने वितरित किया। विधान परिषद का सदस्य पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन माननीय राजनाथ जी मिर्जापुर को अपना पूरी फंडिंग उन्होंने किया है। ये मैं पूरे दावे और चुनौती के साथ कह सकता हूं। महिलाएं बैठी हैं, कुछ सवाल करना चाहती हैं, समाज सेविका हैं, कुछ सीधा सवाल करना चाह रही हैं। मैं कह रही हूँ जो भी प्रत्याशी है यहाँ मिर्जापुर का, जो विकास करेगा, वो जो मिर्जापुर की धरती पर पैदा हुआ है, आज 3 विभाजन किया गया है उसका, पहले वो एक था, है वो मिर्जापुर की ही धरती है। और मिर्जापुर में इतना खनन विदेशों में हर जगह जाता है, आज मिर्जापुर को क्यों नहीं वो किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है? मिर्जापुर के प्रत्याशी की बात कर रही हैं कि बाहरी प्रत्याशी नहीं, मिर्जापुर नेताओं के लिए चारागाह बना हुआ है। बाहर से नेता आते हैं यहाँ पे, मिर्जापुर से चुनाव लड़ते हैं, जीत के चले जाते हैं, मिर्जापुर को कुछ नहीं मिलता। कुछ जानते हैं और लोगों से उनके सवाल पूछते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं, सपा सरकार है वो युवाओं को देती है, रोजगार भत्ता देती करती है, ठीक है, हम मानते हैं वो देती है, वो पढ़ाई के लिए उनको देती है, फॉर्म भरने के लिए देती है, हम वो सब समझ रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि युवा जो मिर्जापुर में पढ़ते हैं, क्वालिफाई करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, 90-95% लाते हैं, उनकी क्या मजबूरी है? उनको क्या फैसिलिटी मिर्जापुर में नहीं मिल रही कि उनको बाहर जाके काम करना पड़ रहा है? उनकी ऐसी क्या मजबूरी उनको मिल जा रही है कि वो बाहर जा रहे हैं, फिर वहां से आ नहीं रहे हैं? रोजगार की कमी, कल कारखानों की कमी, इस सवाल पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। मोदी जी कई करोड़ रुपया खर्च करके एक रैलियां कर रहे हैं। हम इस चैनल के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र से कि आखिर में इस देश को क्या संदेश देना चाहते हैं और कैसे उनकी क्या सरकार में आएंगे तो क्या इससे बड़ा लूट और घोटाला करेंगे? हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि भ्रष्टाचार, कांग्रेस महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप कांग्रेस को घेरते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार पर 10,000 करोड़ रुपए की बात आ रही है कि 10,000 करोड़ रुपए चुनाव प्रचार पर खर्च किए जा रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? मैं उस मित्र के प्रश्न का उत्तर आधी मिनट में देना चाहता हूं।
हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी पार्टियों के राष्ट्रीय नेता हैं, आप आज के 4 दिन पहले का अखबार राष्ट्रीय चैनल पर, अगर आपको स्मरण हो, नहीं अखबार तो अभी रखे होंगे, भारत के पहले नेता हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने कहा कि किसी ऐसे एजेंसी से, जो काला धन का आरोप कांग्रेस के मित्रों ने लगाया, किसी ऐसी एजेंसी से जांच कराए जो जांच केवल 30 दिन में दे दे कि ये पैसा कहां से खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है। अगर किसी नेता में दम है तो ऐसा कहकर देखे, ये केवल भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी जी के अंदर ये दम है। सपा के अपने आशीष यादव से जानेंगे, इस बीजेपी के अभी जो हमारे नुमाइंदे हैं, इन्होंने जो जवाब दिया उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से मोदी है कि मोदी से भारतीय जनता पार्टी है। अब ये बातें नहीं समझ में आ रहा है। और ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी को ये लोग धूप में घुमा के उनका चेहरा काला कर देंगे, कहीं प्रधानमंत्री दूसरा तो नहीं बन जाएगा। इस बात की चिंता देश को है, इसलिए हम अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र से कहना चाहेंगे। वहीं दूसरी तरफ मुरली मनोहर जोशी कह रहे हैं कि मोदी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की लहर है, और मोदी कह रहे हैं कि मोदी की लहर है भारतीय जनता पार्टी में। आंतरिक कलह की बात कर रहे हैं कि मुरली मनोहर जोशी हो चाहे आडवाणी हो, नाराज चल रहे हैं, भाजपा पीछे छूट गई है, नरेंद्र मोदी आगे हो गए हैं, इस तरह का सवाल लोगों में आ रहा है। एक लोकल मुद्दे, मैं मिर्जापुर की जनता की तरफ से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं सपा के अपने साथी से। मिर्जापुर में खनन व्यवसाय मिर्जापुर का सबसे बड़ा व्यवसाय है। करोड़ों रुपए का राजस्व खनन व्यवसाय हर साल प्रदेश सरकार को देती है। जब से सपा की सरकार आई है, खनन व्यवसाय चौपट हो गया है, सारा माफियाओं के हाथ में चला गया है। सिंडिकेट, पूरा बालू का खनन, पूरा पत्थर का खनन, सिंडिकेट नाम का मंत्री का एक दलाल है, वो कर रहा है। 1400 रुपया प्रति परमिट उठाया जा रहा है। ये पैसा अखिलेश जी के जेब में जा रहा है कि मुलायम सिंह के जेब में? बहुत बड़ा सवाल है ये खनन को लेकर। मिर्जापुर का बहुत बड़ा उद्योग था। सीधा सपा से सवाल है, लौटेंगे आशीष यादव जी के पास, इसका जवाब जानेंगे। लेकिन एक सवाल मैं सपा के लोगों से और कांग्रेस के लोग से मैं पूछना चाहता हूं कि केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी और सपा ने समर्थन दिया था, तो महिला बिल विधेयक केवल रखा गया पटल पर, पास क्यों नहीं किया गया? क्या उन्हें महिलाओं का वोट नहीं चाहिए? महिलाओं का वोट नहीं चाहिए, महिला बिल पटल पे रखा गया, उस पर कोई कार्य नहीं किया गया। आशीष यादव जी सवाल एक सुनील पांडे जी ने किया, और एक सवाल महिला। सुनील पांडे हमारे मित्र हैं, इनको बोलने का अधिकार है। इसके पहले सरकार थी, और जिन लोगों ने खनन में मिर्जापुर में और सोनभद्र में घोटाला किया वो इस समय कहां हैं? बाबू सिंह कुशवाहा कहां हैं? और जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, सारे क्रेशर प्लांट खुल गए, क्रेशर चल रहे हैं, पत्थर की लीजें काम कर रही हैं। नहीं, अब क्रेशर प्लांट सब चल रहे हैं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। बिना कोई सुविधा शुल्क लिए, कोई वीआईपी शुल्क लिए, पूरे लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम अपने मित्र से कहना चाहेंगे, इसकी जानकारी आप ले लो जाके, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ी। नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर बात हो रही थी, कुछ कहना चाह रहे थे, जो है क्या सवाल था भाई साहब का? प्रचार के ऊपर सवाल था कि 10,000 करोड़ रुपए। उसका प्रश्न का उत्तर तो हमने दे दिया कि 30 दिन में नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। और मैं ये कहना चाहता हूं, आज जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल महंगाई और भ्रष्टाचार का है। मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कहना चाहता हूं, चाहे प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार हो, आप देख लीजिए इस सरकार का जितना कार्यकाल है, आप 2012 के बाद आप इनकी उपलब्धियों को आप जोड़ते जाइए, चाहे दंगे के बारे में देख लीजिए, चाहे किसान और बेरोजगारों को जो है बारे में आप देख लीजिए, इनका सारा ये कहते हैं विकास हो रहा है। आज मैं आप इनसे ये पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार से, हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आशीष जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक सरकार, आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहते हैं, आज भ्रष्टाचार इनके पर चरम पर है। हमारी भी सरकार कल्याण सिंह की सरकार थी, यहाँ कुछ ऐसे नौजवान भी बैठे हैं, संभवतः वो उसका लाभ भी पाए होंगे। भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, कल्याण सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने भ्रष्टाचार से कितनी दूरी हो जाए व्यवस्था से, उन्होंने एक व्यवस्था लागू किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेरोजगार जो हमारे बीएड के नौजवान बैठे थे, उन्होंने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया
कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 लाख नौजवानों को नियुक्ति पत्र मास्टर का, सहायक मास्टर का उन्होंने उनके घर भेजवा दिया। कहीं किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ी और ना भ्रष्टाचार होने की बात हुई। मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक किसानों की हितैषी है और इस देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए और समाज के अंतिम पायदान पर जीने वाले जो व्यक्ति हैं, मजबूर हैं, सर्वहारा समाज के हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनके ओठों पर मुस्कान कैसे आए इसकी चिंता भाजपा करती है। नरेंद्र भाई विकास की बात कर रहे हैं और लोगों से जानते हैं, लोग अपना अपना सवाल, कई सवाल हैं लोगों के पास। सपा के दोहरे चरित्र की ये देखिए बड़ा अच्छा नमूना है कि बाबू सिंह कुशवाहा को जेल भेजते हैं, उनकी पत्नी को टिकट देते हैं। और मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि इनकी सरकार की जो भ्रष्टाचार का कट ऑफ मार्क्स 10,000 करोड़ है। किसी भी गवर्नमेंट में इतनी बड़ी घोटाला नहीं हुआ जो आज तक भ्रष्टाचार कांग्रेस में होता रहा। और इन लोगों के प्रत्याशियों का विजन मिर्जापुर के लिए क्या है कि किस आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है। ये क्यों लड़ने आए, वोट लेके जाएंगे, बाद में हम लोग को भूल जाएंगे। सर मैं अपने भाजपा से पूछना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं मोदी का लहर है, तो मोदी सुरक्षित सीट क्यों ढूंढ रहे हैं? वो 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, बनारस से भी लड़ रहे हैं, वडोदरा से भी लड़ रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं आपको अपने मित्र को बताना चाहूंगा, छोटे भाई को, ये भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा नहीं है कि नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश में पहले नेता हैं जो 2 स्थानों पर चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे इंदिरा गांधी जी रही हो, चाहे लहर की बात हो रही कि मोदी की लहर है तो सुरक्षित सीट क्यों ढूंढ रहे हैं? वही बात कर रहे हैं। इसको नरेंद्र भाई मोदी जी की लहर पूरे देश में है, जनता इसको भली बात आने वाले दिनों में देगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के इस लोकसभा चुनाव के रणनीतिक हिस्सा है कि नरेंद्र भाई मोदी जी को कहां से लड़ाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक सीटें मिले, ये तय करना हमारे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का जो है निर्णय है और हम लोग इसको रणनीतिक रूप से ये किए हैं। ऐसा इसमें कुछ नहीं है, डर की बात नहीं है। लोकल कैंडिडेट की बात हो रही कि लोकल कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया गया। लोकल कैंडिडेट की अगर बात करें तो लोग कांग्रेस और बसपा की तरफ लोगों का ज्यादा रुख होगा क्योंकि लोकल कैंडिडेट हैं, यहाँ के हैं। सपा से भी लोगों का यही सवाल है कि मिर्जापुर में भी पदाधिकारी थे, बड़े बड़े पदाधिकारी थे, काफी पुराने लोग थे, लेकिन मिर्जापुर से क्यों नहीं मौका दिया गया? देखिए हम लोगों के पास तो कैंडिडेट हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, कोई कैंडिडेट नहीं है। और बार बार हम कहते हैं कि झूठ पर आधारित पार्टी। अब आज एक हफ्ते पहले से आया है कि मोदी जी नहीं, अब पहले तो पता नहीं था, अब वो भी आ गई हैं। तो ये हम इनके दोहरा चरित्र इनका है कि हमारा है। और बार बार हम अपने साथी से कह रहे हैं कि मोदी लहर तो क्या भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी या वाडवानी के बाद समाप्त हो गई है क्या? अब मोदी लहर चलेगी? भारतीय जनता पार्टी पीछे छूट गई है, मोदी आगे आ गए हैं। ये शुरू से ये सवाल चला आ रहा है। कुशवाहा जी के सवाल पे जनता का कहना है कि कुशवाहा जी के सवाल पे आपको जवाब देना था। देखिए राजनीति में पति और पत्नी में कोई अंतर नहीं होता, वो कहीं रह सकती है, वो कहीं रह सकता है, ये लोकतंत्र है। नरेंद्र मोदी के मामले में भी आपने पत्नी की बात को उठाया, तो सुनिए मेरी बात, किसी का पति अगर किसी मामले में दोषी हो गया, वो जेल चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पत्नी के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जाए। ये कहीं संविधान में नहीं लिखा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं राहुल गांधी कहीं लड़ रहे हैं, सोनिया गांधी कहीं है, आपकी मेनका गांधी कहीं है। ये तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है। ये आप नहीं रोक सकते कि हम अगर दोषी हो गए, जेल चले गए, तो हमारे पत्नी के सारे लोकतांत्रिक अधिकारियों को हनन करके उसको भी घर में डाल दिया जाए। वो स्वतंत्र है, अपना राजनीति कर रही है, उसको कोई आपको अधिकार नहीं है कि उनके पति दोषी है तो वो भी दोषी। बड़ा ही सदा हुआ बुद्धिमत्ता का जवाब आशीष यादव जी ने दिया है इस पर। पूछना चाहता हूं, मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, इनके सांसद 4 साल कहां थे? इनके सांसद जो आज 2 साल से जो है सपा की सरकार राज्य में है, इनके सांसद जो दुआ के भाई बाल कुमार पटेल जी थे, वो 4 साल कहां थे? जनता पूछ रही है, उन्होंने कहां थे? बाढ़ पीड़ित परिवारों से उन्होंने मिला नहीं। इनके जो है राज्य मंत्री रहे सपा से कैलाश चौरसिया जी, ये बाढ़ पीड़ित परिवारों बाढ़ के समय कहीं दिखाई नहीं दिए। किसान और जनता जोती रही इनकी बात को, ये राज्य मंत्री थे। सवाल बहुत है, पीछे की पंक्ति में जाते हैं लोग, अपना अपना सवाल करने के लिए खड़े हैं यहाँ पे अपने जनप्रतिनिधियों से। ये बीजेपी वाले गुजरात मॉडल की बात करते हैं
और इनके हिसाब से मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए। तो चलिए मैं आपके चैनल से पूरे हिंदुस्तान से एक सवाल करना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान के अब इतने बुरे दिन आ गए हैं कि उन्हें ऐसे प्रधानमंत्री को झेलना पड़ेगा जिसे उसके प्रदेश के लोग ही फांसी देने की बात करते हैं, यहां तक कि जूते से मारने की बात करते हैं? एक मिनट। और मैं समझता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जैसा धूर्त, झूठा और ये सब व्यक्तिगत भावनाएं हैं। ये कांग्रेस के एक चीज में बहुत तकलीफ हुई मुझे जब उन्होंने कहा कि देश की आजादी में कांग्रेस ही सबसे बड़ा रोल किया। कांग्रेस नहीं साहब, इस देश की आजादी में हिंदू मुसलमान साथ लड़े थे। एक सेकंड, तकलीफ मुझे इस बात की है नेहरू जी के लिए, अगर मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि अगर जिन्ना प्रधानमंत्री बनते तो देश को क्या हो जाता? देश की आजादी का श्रेय कांग्रेस, अमिताभ पांडे जी ने कहा कि कांग्रेस को जाता है, तो उस पर बड़ा सवाल निकल के आया जनता के। देखिए ऐसा है कि ये इनका निजी राय है, मेरा ये स्पष्ट रूप से मत है कि उस समय जो है आदरणीय जिन्ना साहब का जो विचार था वो अलग जो है पाकिस्तान बनाने का था, वो अलग राष्ट्र की बात करते थे, अलग राष्ट्र हो गया। आज पाकिस्तान को आप देख लीजिए, धर्म आधारित राष्ट्र बना, डेवलपमेंट की भी बात हो रही थी, करप्शन की बात हो रही थी। पाकिस्तान कहां है और हिंदुस्तान कहां है? चाइना के बाद अगर किसी देश का नाम आता है तो हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा विकास किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। अभी एक हमारे मित्र ने कहा, भाजपा के ही मित्र ने कहा, सामने जनता के बीच में बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। मैं सवाल करना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से कि ये बतावें कि लाल किला के समान लंका, स्वर्ण की लंका के रूप में ये बना रहे हैं मोदी साहब, बड़ी बड़ी मंच, और एक एक इनकी रैली में 40-40, 50-50 करोड़ रुपया खर्च हो रहे हैं। ये बतावें ये काला धन नहीं है तो क्या सफेद धन है? ये राम की बात करते हैं, एक तो राम हो गए, एक यहां भी सीता मैया बैठी हैं नगर पालिका के कुर्सी पर। गर्मी का दिन है, पानी नहीं मिल रहा है, झाड़ू नहीं लग रहा है, नालियां बजबजा रहे हैं। सवाल यह है कि और भाजपा वाले ये कहते हैं, क्षमा करिएगा हमको समय कम दे रहे हैं आप, पता नहीं क्या कारण है, मैं नहीं जानता। तो मैं जानना चाहता हूं कि भाजपा की सीता मैया जो यहां बैठी हैं, सुनिए सीता मैया जी, पूछिए, मैं पूछ रहा हूं कि कमीशन लेती है कि नहीं लेती हैं? कमीशन और सीता मैया इससे पहले उनकी कैपिटल स्थिति क्या थी? और आज जो सोने की कंगन पहन रही हैं और जो है सोने की जेवर पहन रही हैं और अच्छे गाड़ियों से चल रही हैं, ये पैसा भ्रष्टाचार से नहीं आ रहा? भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा विकास की बात करती है। चलिए, विकास की बात हो रही है, जिले की राजनीतिक चर्चाओं, आरोपों प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। विकास की बात हो रही है, जिले की विकास की बात हो रही है, जिले की विकास के मुद्दों की बात हो रही है। जिले की एक एक कर अपना सवाल करें। एक एक सवाल आपका ठीक था कि राजनीतिक चर्चाओं में धार्मिक भावनाओं पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। निजी सवाल है, मौलाना नजम अली साहब से जानते हैं क्या इनका क्या सवाल है इस पर? मैं जो है अपनी बात रखने का मौका दीजिए। देखिए, आज हम इस चैनल के जरिए से हम लोगों को बतलाना चाहेंगे कि आज का जो मुद्दा हमारा जो है, ये चैनल का मुद्दा, ये कौन बनेगा सांसद, ये हमारा राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है कि मोदी जी कैसे हैं, राहुल जी कैसे हैं। हमको ये देखना है कि हमको किसको हमको चुनना चाहिए जो हमारे मिर्जापुर का विकास कर सके। हम बीजेपी के जो हमारे नुमाइंदा, हमारे भाई साहब जो दुबे जी मौजूद हैं, मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता हूं, पूर्व से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राजनाथ सिंह जी जब यहाँ पे मिर्जापुर का विकास नहीं कर सके,
हमारे डॉक्टर डंग साहब जी मिर्जापुर का विकास नहीं कर सके, और भी जो बीजेपी के जो भी हमारे लीडर हुए, जिसको हमने यहाँ की जनता ने उनको प्रतिनिधि के तौर पे चुना, जब वो विकास नहीं कर सके तो हम क्या उम्मीद रखें कि आज जो अपना दल से जो इन्होंने समझौता किया है और आज हम उन्हें अपना प्रतिनिधि बना दें, जो बाहर की रहने वाली हैं, वो मिर्जापुर का विकास कैसे कर सकती है। दूसरी बात मैं अपने जो है आशीष यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के जो नुमाइंदा हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इलेक्शन के मौका पे जब विधानसभा का इलेक्शन हो रहा था तो मुलायम सिंह से मैंने सिर्फ एक बात कही थी कि हमारे मुस्लिम समाज के लिए यहाँ पे हमारी बच्चियों के लिए कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है जहाँ पे हमारी बच्चियां पर्दे के साथ तालीम हासिल कर सकें। और मैं इनको ये भी बतलाना चाहता हूं कि आज जो समाजवादी पार्टी यूपी के अंदर जो हुकूमत कर रही है, जो सत्ता का लाभ ले रही है, वो सिर्फ मुसलमानों के वोट की जो है ये लाभ ले रही है। उन्होंने ये वादा किया था कि जब हमारी हुकूमत बन जाएगी तो मैं मिर्जापुर में एक डिग्री कॉलेज लड़कियों को दूंगा। 2 साल का दौर गुजर चुका है, लेकिन वो वादा वो भूल चुके हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो बाहर के प्रतिनिधि हमारे सुरेंद्र पटेल जी जो यहाँ पे जो आए हुए हैं, हम उनको किस बिना पे उनको हम वोट दें, हम उन्हें किस बिना पे वोट दें। लिहाजा हम ये चाहेंगे कि हमारा प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो हमारे मिर्जापुर का विकास कर सके और मिर्जापुर के नौजवानों का विकास कर सके, और इस तरीके से हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए। मिर्जापुर का होना चाहिए। मिर्जापुर के विकास की बात हो रही है, विकास के मुद्दों की बात हो रही, लोगों का हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबकी यही बात है कि राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़कर हम मिर्जापुर के विकास की बात करें कि मिर्जापुर को क्या मिला। सड़कें हैं, सड़कों के नाम पर गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क, ये बता बहुत मुश्किल है। कॉलेज की बात है, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं। विकास के दौर में देश आगे जा रहा है, लेकिन मिर्जापुर हमारा लगातार पीछे जा रहा है। ये आशीष यादव जी से मौलाना नजम अली साहब ने सवाल किया कि वादा खिलाफी करती रही प्रदेश सरकार, मुसलमानों की बात करती है, अल्पसंख्यक की बात करती है कि अल्पसंख्यकों को हम लेके चलते हैं, अल्पसंख्यक की सरकार होने की बात करती है, लेकिन कहीं न कहीं अल्पसंख्यकों से वादा खिलाफी कर रही है। ये सवाल था। देखिए, मैं अभी हमारे हरदिल अजीज दोस्त नजम साहब ने जो बात कही, अभी 2 साल हुए नजम साहब, आपने नेताजी से कहा है और नेताजी ने उसको सुना भी है। अभी सरकार का 5 साल बीत गया होता तब आरोप लगाते तो हम इसको स्वीकार करते। अभी तो हम प्रोग्राम बना रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, और उसमें आपकी जो बात है वो भी रखी गई है, इंजीनियरिंग कॉलेज की भी बात रखी गई है, और मिर्जापुर में लॉ कॉलेज की स्थापना की बात कही है। और हमने पहली बार मुख्यमंत्री जी से मिलकर यहाँ कॉलेज के तमाम स्टूडेंट बैठे हैं, हम इनसे कहना चाहते हैं, जो नौजवान बैठे हैं, पहले मिर्जापुर में आपका बिन्नानी कॉलेज और केवी कॉलेज था आगरा विश्वविद्यालय से, उसके बाद हुआ गोरखपुर विश्वविद्यालय से, कुछ छात्र नहीं जानते होंगे, और गोरखपुर के बाद हुआ पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से, और आज काशी विद्यापीठ से सब चल रहा है। हम इस बात को कहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि अब हम दूसरे के दरवाजे नहीं बैठेंगे, मिर्जापुर में विंध्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। इस बात को मैंने मजबूती से रखा है, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात को मजबूती से रखा है, उसको वापस लाया जाए। और जहां तक आपके मुस्लिम समुदाय और ये डिग्री कॉलेज की जो आपने बात कहा है, वो भी बात अगर वो आप कहे हैं वो भूल रहे हैं तो हम चुनाव के बाद उनको याद दिलाएंगे, और हो सकेगा आपको लोग चल के मिलवाएंगे, और उस काम को हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और बिजली, पानी और सड़क के सवाल पर 2 साल बीता, 1 साल और बीतने दीजिएगा। चुनाव बीतने के 6 महीने के बाद पूरे के पूरे मिर्जापुर की सड़कों का कायाकल्प न हो जाए तो आप हम लोगों से कहिएगा, फिर हम आप लोगों के पास जब वोट मांगने आएंगे तो आप हमको जवाब दीजिएगा। मिर्जापुर की जनता से जानते हैं किसका क्या सवाल है, कुछ और सवाल हैं लोगों के पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं न बात करूंगा राम की, न बात करूंगा गांधी की, और ना ही लोहिया की। चूंकि यहाँ मिर्जापुर की जनता की समस्याओं की बात हो रही है तो मैं मिर्जापुर की जनता की समस्याओं की बात करूंगा। तीनों पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पे खड़े हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मिर्जापुर कालीन उद्योग से जुड़ा हुआ है, पीतल उद्योग से जुड़ा हुआ है, बीड़ी से जुड़ा हुआ है। इन कार्यक्रमों के लिए, इन मजदूरों के लिए, इनके प्रतिनिधियों के पास, इनके सरकार के पास, इनके पार्टियों के पास कौन सी योजना है, और कौन सी योजना दिखाकर ये अपने प्रतिनिधि के लिए वोट मांगना चाहते हैं मिर्जापुर की जनता से?
मिर्जापुर की जमीन से जुड़ा हुआ सवाल कि पीतल बर्तन उद्योग था, यहाँ पर कालीन उद्योग था, सब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। ये जनप्रतिनिधियों की देन है। यहाँ के जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को, मिर्जापुर के इस रोजगार के मुद्दे पर कहीं आवाज नहीं उठाई गई, इसके विकास की तरफ कहीं कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो आज पीतल बर्तन उद्योग, कालीन उद्योग विश्व में माना जाता था, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। इस पर कांग्रेस से जानना चाहेंगे अमिताभ पांडे जी से। इस पर देखिए, ऐसा है, स्पष्ट रूप से बात है, 89 के बाद एमपी मिर्जापुर का जो है कांग्रेस का नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा अगर यहाँ का एमपी हुआ है तो समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी की सरकार भी चल रही है। पीतल उद्योग, पत्थर उद्योग और कालीन उद्योग विश्व स्तर पर माना जाता था। केंद्र में आपकी सरकार थी, तब क्या किया? वही मैं बोलने जा रहा हूं। जहां तक कालीन का प्रश्न है, कालीन को केंद्र सरकार शुरू से प्रोत्साहन दिया है और सब्सिडीज दिया है। आज भी कालीन के क्षेत्र में कांग्रेस काम कर रही है। एक महत्वपूर्ण बिंदु है, अभी एक सज्जन ने कहा, वो ज्वलंत मुद्दा है, शायद दिलीप सिंह जी ने कहा कि ये जो है एपीएल कार्ड धारकों को गेहूं नहीं मिल रहा है। ये बात सत्य है, मिलना चाहिए, और मैं इसके पक्ष में हूं। कांग्रेस पार्टी पक्ष में है। कांग्रेस इसलिए, विनय सिंह जी प्लीज, कांग्रेस इसलिए भी पक्ष में है कि यूपीए सरकार ने 2013 में भोजन का अधिकार कानून पार्लियामेंट से पास किया, और वो कानून उत्तर प्रदेश में आकर ठंडे बस्ते में अखिलेश सरकार ने डाल दिया। इसलिए डाल दिया कि अगर 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल उत्तर प्रदेश की जनता को मिल जाएगी, शहरी क्षेत्र में 50% और ग्रामीण क्षेत्र में 75% उसे कवर किया जाएगा। कोई भी भिखारी भी व्यक्ति के लिए जो है लंगर चलाया जाएगा। केंद्र सरकार की ये स्कीम है, वो स्कीम इन्होंने लागू नहीं किया। इसी बीच चुनाव जब शुरू हुआ तो ये पिछले 2-3 महीने से, और आगे मैंने आज ही पेपर में पढ़ा कि जून महीने तक जो है एपीएल कार्ड धारकों को गेहूं नहीं मिलेगा। ये नाइंसाफी है, और ये जो है ये प्रशासन का गुंडई है, सरकार की गुंडई है। हम इस गुंडई का जो है मैं विरोध करता हूं, और जनता के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन, राज्य सरकार से मांग करता हूं कि एपीएल कार्ड धारकों को अविलंब जो है गेहूं दिया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी आंदोलन करे। प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। चोंगी कौन समाप्त किया? 3/7 कौन समाप्त किया? उत्तर प्रदेश में बैट किसने नहीं लागू होने दिया? पूरे हिंदुस्तान के अन्य प्रदेशों में लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने कहा हम उत्तर प्रदेश में बैट नहीं लागू हो देंगे। 3/7 एक इतना कड़ा कानून था जिसमें व्यापारी छोटी सी बात में जेल चला जाता था। आज व्यापारियों के लिए सबसे ज्यादा कोई काम कर रहा है, हम धड़ल्ले के साथ कर रहे हैं, हमको कोई संकोच नहीं है। सबसे मजबूत समाजवादी पार्टी की सरकार कर रही है, और आने दीजिए चुनाव के बाद सबसे ज्यादा व्यापारी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। अब उत्तर प्रदेश के सारे व्यापारी समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और व्यापारियों की सरकार है, अल्पसंख्यकों की सरकार है, नौजवानों की सरकार है। नौजवान मुख्यमंत्री है, 35 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। अब नौजवानों को क्या चाहिए बताइए? मुलायम सिंह आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद कहते हैं कि अखिलेश यादव नहीं चला पा रहे हैं, सरकार कमजोर है। नहीं, ये तो एक पिता होने के नाते वो कभी कभी अपने पुत्र को डायरेक्शन देते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये लोग का देते हैं, दूसरी पार्टी के लोग, विरोधी पार्टी के लोग। डायरेक्शन तो व्यक्तिगत रूप से होना चाहिए, सार्वजनिक रूप से मुलायम सिंह यादव ने कई बार। नहीं, पिता का पुत्र पर अधिकार होता है, वो कहीं भी बोल सकता है, डांट सकता है, उसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उसको हम लोग अन्यथा नहीं लेते हैं। एक सवाल हम सपा सरकार से पूछना चाहते हैं, अखिलेश यादव नौजवान है, तो उन्होंने नौजवानों के लिए दिया क्या है? हमें बताया कितनी वैकेंसी निकाले, कितनी वैकेंसी में नौजवानों को भरे हैं। उन्होंने कौन नौजवानों के सीने पर गोली मारा और कुछ नहीं दिया है? हम सपा सरकार से पूछना चाहते हैं, बताएं। सपा सरकार से नौजवानों के लिए फिर वही सवाल दोबारा लौट गया। उत्तर प्रदेश के यदि विधायकों में समाजवादी पार्टी के विधायकों को अलग से छांट दिया जाए तो उसमें 75% विधायक डिग्री कॉलेज और लॉ कॉलेज से निकले हुए स्टूडेंट होंगे, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से निकले छात्र हैं। लगेगा कि क्रिकेट की फौज है। अब इससे ज्यादा नौजवानों का क्या उत्साहवर्धन किया जाएगा? आपको राजनीति में आगे लाया। और नौजवानों का जहां तक सवाल है, छात्र संघ के चुनाव होते थे, छात्र संघ के चुनाव पर रोक लगा दी गई थी। कौन से लोगों ने छात्र संघ का चुनाव चालू किया? नौजवानों की प्राइमरी पाठशाला छात्र संघ का चुनाव होता है, जहां राजनीति सीखने का मौका मिलता है। कितना काम हम नौजवानों, ये लोग कह रहे हैं कि नौजवानों को मौका नहीं मिल रहा है। नौजवानों को मौका देने का पूरा श्रेय प्रदेश सरकार के ऊपर रख रहे हैं। एक सवाल भारती, अपनी बात। मैं अपनी ये बात कहना चाहता हूं कि अभी ये चर्चा चल रही थी कि प्रदेश और केंद्र सरकार के बारे में चर्चा न करें। हमारे मौलाना साहब ने कहा कि मिर्जापुर के विकास से जुड़ी चीज़ों पर चर्चा हो और हमारा कैसा व्यक्ति सांसद हो, इस पर चर्चा हो।
मैं बार बार कहना चाहता हूँ, आशीष जी ने कहा कि 16 मई को कांग्रेस को पता चल जाएगा। अरे हम इनसे कहना चाहते हैं कि महंगाई भ्रष्टाचार का विरोध आप करते हैं, सड़कों पर तो विरोध आप करते हैं महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ, अब वहां जाकर के देश के सबसे बड़ी पंचायत में आप गलबहियां करते हैं और एक बैसाखी का काम आप करते हैं इस सरकार का। तो यहाँ जनता को धोखा मत दीजिए और इस चर्चा का समय भी बर्बाद न करें। मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि आप जहाँ तक बात हो रही है यहाँ के बाहरी प्रत्याशियों पर, यहाँ के विकास पर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पीतल उद्योग की आपने चर्चा किया, मैं मिर्जापुर के विकास से जुड़ी चीजों पर चर्चा करना चाहता हूं। ये मोदी और मुलायम सिंह जी के बारे में, सोनिया जी के बारे में यह कद, यह स्तर हम लोगों का नहीं है। हम लोग यहाँ बैठे हैं तो मिर्जापुर की चिंता करें, हम सब लोग नौजवान हैं। मैं एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं आपसे कि पीतल उद्योग की बात है। आज हमारा पीतल उद्योग क्यों मरणासन स्थिति में है, इस पर हम तीनों दलों के लोगों को सोचना चाहिए, इनको विश्वास दिलाना चाहिए, इस जनमानस को, मिर्जापुर को, वो व्यापारियों को। मैं बताना चाहूंगा, यहाँ कसेरा समाज के भी 1-2 लोग बैठे हैं, पता नहीं बर्तन व्यवसाय से जुड़े हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता। 1991 में पहली सरकार थी जिन्होंने पीतल उद्योग के बर्तन के लिए, अगर हमने निर्धारित किया कि सबसे बड़े कारपोरेट घराने को, उनके लोगों को अगर हम सब्सिडी देंगे तो हम कसेरा मिर्जापुर के बर्तन उद्योग आगे बढ़े इसके लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, आज नई नई तकनीक विकसित हो गई है। आज मुरादाबाद के पीतल, आज हमारे यहाँ के जो पीतल है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेड इन चाइना का सामान बहुत आ गया है, इससे हमें चुनौती है। हमारे पीतल उद्योग को उन नक्काशी पीतल उद्योग से चुनौती है। इस चुनौती को हम कैसे लड़ेंगे, इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे, चर्चा इस पर होनी चाहिए। बहुत बढ़िया जवाब था इनका कि सभी दलों को एक साथ सोचना चाहिए कि मिर्जापुर का विकास किस तरीके से हो, राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, मिर्जापुर के विकास के दृष्टिकोण से। कि एक मिनट मैं समाजवादी पार्टी के जो नुमाइंदा हैं आशीष यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे बाल कुमार पटेल जी, जिनको मिर्जापुर ने जो है जिताया और अपना प्रतिनिधि चुना, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जो है कितने क्वेश्चन मिर्जापुर के आवाम के लिए, मिर्जापुर की जनता के लिए पूछा है। हमारी ये बदकिस्मती है, हमारे मिर्जापुर के आवाम की और मिर्जापुर की जनता की ये बदकिस्मती है कि हम लोगों ने अब तक जिन जिन लोगों को अपना प्रतिनिधि जो है चुन करके पार्लियामेंट के लिए भेजा, वो एकदम मुकम्मल तरीके से गूंगे और बहरे थे। लिहाजा हमें ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए जो पार्लियामेंट के अंदर मिर्जापुर की जनता के लिए दहाड़ सके और अपनी बात को मुकम्मल तरीके से रख सके, तभी मिर्जापुर का विकास हो सकता है। वैसे हरगिज कभी भी मिर्जापुर का विकास नहीं हो सकता। हरगिज कभी मिर्जापुर का विकास नहीं हो सकता, बाहरी प्रत्याशी अगर रहेंगे। बाल कुमार पटेल समाजवादी पार्टी पर सीधा निशाना जनता की तरफ से आया है कि मिर्जापुर से सांसद रहे, मिर्जापुर की समस्याओं को लेकर कभी पार्लियामेंट में कोई आवाज नहीं उठाया गया। मिर्जापुर की सड़कें आज भी बदहाल हैं। मिर्जापुर की जनता के साथ कभी इन समस्याओं को लेकर कदम ताल करते नजर नहीं आए, कहीं भी सड़कों पर नजर नहीं आए। चुनाव मिर्जापुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी मिर्जापुर से कोई सीधा संपर्क नहीं है लखनऊ के लिए। ये कई ऐसे सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं आशीष यादव जी। नजम साहब, बाल कुमार पटेल जी का जहां तक सवाल है, उनका कितनी बार क्वेश्चन उठाए कि नहीं उठाए, इसका अभी हमारे पास लेखा जोखा नहीं है। अब जरूरत आपने कह दिया तो इसको भी हम लोग देख लेंगे, वो तो मिल जाता है काफी। लेकिन इतना ध्यान है कि एक बार राजधानी एक्सप्रेस को रोकने के लिए और मिर्जापुर से लखनऊ के लिए सीधी ट्रेन चलाए जाने के लिए और मिर्जापुर में नक्सल प्रभावित एरिया में विशेष धन आवंटन किए जाने से, ताकि नक्सल प्रभावित एरिया का विकास किया जाए और जो नक्सल थाने हैं उनका पुनर्निर्माण कराया जाए, इन सब बातों को लेकर उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बहस की थी, जिसको हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं, उसमें कहीं दो राय नहीं है। और जहां तक बाहरी प्रत्याशी आप कह रहे हैं, तो हमारा प्रत्याशी बाहरी नहीं है। आप जितने उम्मीदवार यहां लड़ रहे हैं
उसमें सबसे नजदीक अगर मिर्जापुर से देखेंगे, जो आपके मझवा विधानसभा से ठीक सटे कचवा के बगल के रहने वाले हैं, कहीं बहुत दूर के नहीं है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी मझवा विधानसभा और ये आपकी जो सेवापुरी विधानसभा है, दोनों एक दूसरे में घुसी हैं। वो मिर्जापुर से भली बात परिचित हैं, यहाँ से उनका आना जाना है। बल्कि हम तो देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी ने तो उम्मीदवार ही नहीं दे पाया, उनको तो समझौता करना पड़ा दूसरे पार्टी के उम्मीदवार के साथ, वो भी उम्मीदवार दूर से आई हैं। आज जितने उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और सपा के जो उम्मीदवार है उसमें देखिए तो ये सबसे नजदीक के हमारे उम्मीदवार ये भी है, कहीं दूर के नहीं है। इनको भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल की प्रत्याशी की बात हो रही है, गुजरात मॉडल की आप बात करते हैं। अनुप्रिया पटेल वाराणसी रोहनिया से आ रही हैं, विधायक है, वहां 2 साल विधायक रही, 2 साल का कार्यकाल अभी उनका रहा। विकास का कौन सा मॉडल उन्होंने वहां पेश किया? मैं इस प्रश्न पर आपको कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जाति और संप्रदाय और क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करती है, ना उसमें विश्वास रखती है। ये देश के सबसे बड़े पंचायत का चुनाव है, ये लोकसभा सदस्य का चुनाव है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि जिले के बाहर का व्यक्ति कि उस जिले का है कि इस जिले का है। मैं भारतीय जनता पार्टी इस पर इत्तेफाक नहीं रखती। मैं स्वयं निजी मेरा राय है कि इसको मैं बाहरी अथवा भीतरी के पैमाने से नहीं जोड़ता हूं। विकास की बात हो रही है कि 2 वर्षों का कार्यकाल रहा। जहां तक अभी 2 बार आशीष जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है, मैं इनको बताना चाहूंगा कि नरेंद्र भाई मोदी जी, चूंकि हम उस बात पर चर्चा नहीं चाहते थे, लेकिन मैं इस बात से जोड़ रहा हूं कि नरेंद्र भाई मोदी जी जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने या बनने के पहले इस देश की सारी, जो मैं तो कहता हूं कम्युनल पार्टियां, ये सारे लोगों ने कहा कि एनडीए का कुनबा छोटा हो गया, मोदी को जिस दिन प्रधानमंत्री बनाएंगे पूरे एनडीए खत्म हो जाएगा। मैं इनको बताना चाहता हूं कि आज नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित हुए तो एनडीए का कुनबा आज यूपीए से भारी हो गया है। और मैं अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव और उनकी अध्यक्षा कृष्णावती जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि आज देश में जो भ्रष्टाचार है, देश में आज जो महंगाई की स्थिति है, देश में आय वाय और आंतरिक सुरक्षा पर जो संकट है, आज हमारे देश के सैनिकों का सिर काटा जा रहा है, ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए अपना दल ने जो राष्ट्रवाद का एक नमूना पेश किया और नरेंद्र भाई मोदी जी का जो संकल्प और इरादा है उसके साथ चलने के लिए कहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात, एक सेकंड, अनुप्रिया पटेल जी, मैं कहता हूं बड़े पूरे चुनौती के साथ कहता हूं कि रोहनिया की वो विधायक है। आप असेंबली का क्वेश्चन आवर्स मंगाकर देख लीजिए, आप जितना प्रश्न दलितों और पिछड़ों के लिए उन्होंने अनुप्रिया पटेल जी ने उठाया है, मैं कहता हूं सत्ता पक्ष और विपक्ष के किसी विधायक ने नहीं उठाया है। ऐसी तेज तर्राक आज भारतीय जनता पार्टी अपना दल की संयुक्त प्रत्याशी है। और योग्यता में मैं कहना चाहूंगा जितने प्रत्याशी हैं यहाँ, अभी तो नामांकन नहीं हुआ, संभावित जितने प्रत्याशी हैं। अनुप्रिया पटेल की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहती थी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहती थी। पटेल बाहुल्य क्षेत्र 1.5 लाख के करीब पटेल वहां पर हैं, तो जातीय समीकरणों के आधार पर कहीं समझौता हुआ है? मैं ये आप अपने तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन जो ये गठबंधन हुआ है ये जाति आधार पर नहीं बल्कि राष्ट्र को मजबूत, समृद्ध भारत, संपन्न भारत, शक्तिशाली भारत बनाने के लिए अनुप्रिया जी ने हाथ बढ़ाया है नरेंद्र भाई मोदी के संकल्प के साथ। इसी का नतीजा है अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी को आप लेके चल रहे हैं। अनुप्रिया पटेल सवर्णों के खिलाफ थी, उन्होंने कई आंदोलन किया आरक्षण को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी क्या सवर्णों का वोट नहीं चाहती? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि तमाम ऐसे विचारक और चिंतक रहे हमारे, मैं तो कहता हूं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी और भारतीय जनता पार्टी के आदर्श पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी विचारधारा को देख लीजिए। हमको लोग दक्षिणपंथी कहते हैं, वो समाजवाद की विचारधारा है। मैं यहाँ तमाम समाजवादी साथी बैठे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारधारा का आप कंपैरिजन करेंगे तो दोनों की विचारधारा लगभग समानता मूल दिखाई पड़ती थी।
कहने का मतलब आशय हमारा यह है कि अगर कोई भटका है, कहीं कोई अनजाने में अगर वह किसी विचारधारा को संचालित कर रहा है, अगर उसको समझ में आ गया, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां उसको समझ में आ गई, उसका दर्शन और चिंतन समझ में